लालू यादव ने जब कहा था दूसरे दिन वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो सीबीआई को इतनी जल्दीबाजी क्या थी? एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जाए शायद हमारे सारा बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य बन गया है। नीतीश जी बैठिए। पप्पू बैठो। हाउस में बंदूक चलाने के लिए तब कहा था कि अगर कोई शांति भंग करे तो उस समय आप चुप होकर के मत बैठिए, बंदूक चलाइए। हमारा बेटा अपराधी बन जाए उसे समझाने की कोशिश करते हैं। भारत माँ का बेटा बेटी अगर कोई गलती कर दे तो उसे बंदूक चला करके उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं। ये कौन सी नैतिकता है? मैंने पटना में कह दिया तो कहा गया कि लालू यादव को बचाने के लिए मैं कह रहा हूं। मैं कहा था कि आडवाणी जी को गिरफ्तार करना अनुचित है। मेरा विश्वास है अपराधी जन्म लेता है मरने के लिए, अपराधी जिंदा नहीं रह सकता, वो तो स्वयं से मर जाता है। जिसने इनको जेल भेजा उसको प्रारंभिक ज्ञान भी कानून का नहीं था। हमको भी अपराधी बनाने की उन्होंने कोशिश की थी, अपराधी बना नहीं पाए हैं। ये दूसरी बात। जहां पटना में संयम की जरूरत है वहीं दिल्ली में भी संयम की जरूरत है। पटना हाई कोर्ट ने जो अपनी बात कही है वो बिल्कुल उसकी सीमा के बाहर है। वो कोई ऐसा इशू नहीं है जिस पर भारत सरकार के गृह मंत्री को कोई बयान देना चाहिए। अगर होना चाहिए तो सदन की ओर से अध्यक्ष महोदय आपको ये चेतावनी देनी चाहिए कि न्यायपालिका को अपनी सीमाओं के बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं ये बात हमारे मित्र जसवंत सिंह ने जो कहा उनकी हर बातों से मैं अधिकतर सहमत होता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि सीबीआई के लोग चारा घोटाले में कुछ कर रहे थे और वो करना देश को बचाने के लिए शायद जरूरी था। सारे भारत का भविष्य इतिहास उसी पर अड़ा हुआ है। मैं उस बारे में कोई आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से सीबीआई के कर्तव्य पालन की एक अपनी परंपरा है, उसी तरह से बिहार में एक प्रशासन चल रहा है और उस प्रशासन की भी एक परंपरा है। उस प्रशासन के लोगों ने कहा है कि अगर उस दिन हम गिरफ्तारी करते लालू यादव की, सही या गलत है, तो वहां पर लाठी चलती, वहां पर गोली चलती, वहां पर लोगों की जानें जाती। क्या प्रशासन को यह अधिकार नहीं था कि उस गिरफ्तारी को 12 घंटे के लिए टाल देता? 12 घंटे में कोई देश नहीं टूट रहा था, 12 घंटे में कोई बाहरी फौजें आकर के हमला नहीं कर रही थी। लालू यादव ने जब कहा था दूसरे दिन वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो सीबीआई को इतनी जल्दीबाजी क्या थी? अध्यक्ष महोदय, ये भी होता है और प्रशासन को कई बार मुलजिम से पूछना पड़ता है। और इतने जोरों से मत कहिए, अभी महाराष्ट्र में क्या हो रहा है इस बात को भी याद रखे रहिए। आप लोगों की जान अगर बचानी है, अगर देश को अराजकता से या किसी क्षेत्र विशेष को अराजकता से बचाना है, तो प्रशासन को कभी कभी ऐसे समझौते करने पड़ते हैं और इसमें कोई भूल वहां के प्रशासन ने नहीं की है, वो प्रशासन ने सही काम किया। अध्यक्ष महोदय, लेकिन अगर हाई कोर्ट ने ऐसा कहा कि आर्मी बुलाओ और वो भी सीबीआई को कहा, तो इससे जघन्य अपराध और कोई नहीं हो सकता। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हाई कोर्ट के लोग कह रहे हैं कि हमने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है। अगर ये बात सही है तो हाई कोर्ट ने ठीक काम किया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय सीमाएं अब पार हो जाएंगी। ये सदन इसलिए है कि अगर किसी की गिरफ्तारी हो रही हो तो हम ये कहें कि उसके नागरिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। ये गिरफ्तारी कराने के लिए सदन नहीं है, हम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं हैं, हम एक कोई सरकार की मशीनरी वो नहीं है जो लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बात कर। पिछले कई महीनों से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जाए शायद हमारे सारा बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य बन गया है। और ये सारे लोग जो गिरफ्तारी के लिए रोज यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, वो राष्ट्रभक्त हैं, वो ईमानदारी के प्रतीक हैं, उन्हीं के हाथों में देश का भविष्य है। ये मर्यादा का उल्लंघन है अध्यक्ष महोदय, और इस परंपरा को तोड़ना होगा। कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र को जब तक वो खुला पत्र न हो अखबारों में और लोगों के पास वो कैसे पहुंच जाता है। संसदीय मर्यादा की बात करते समय और पुरानी परंपरा को ध्यान में रखते हुए और उसकी याद दिलाते हुए हमें अपने आचरण पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि जो कुछ हो रहा है वो बुरा हो रहा है, लेकिन क्या हम इस देश में ऐसी उत्तेजना फैलाना चाहते हैं जिस उत्तेजना के कारण लोग सड़कों पर जाने के लिए मजबूर हों? मैं सड़कों पर जाने की धमकी के खिलाफ हूं। मैं सड़कों पर जाने से डरता हूं क्योंकि मैं पुरुषार्थी और पराक्रमी और बहादुर व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं साथ ही ये जानता हूं कि किसी को ज़रूरत से ज़्यादा
डराओगे, उसको दबाओगे, तो पीड़ा में वो सड़कों पर जाने के लिए मजबूर भी हो जाएगा। क्या भ्रष्टाचार को मिटाने का ये रास्ता है कि हम अपने मानवीय संबंधों को भी तोड़ दें? मैं ये नहीं कहता कि वो निरपराध थे या नहीं थे। मैं कई बार कहा हूं, इस सदन में मैंने कहा, जब मैं सरकार चला रहा था, हमारा बेटा अपराधी बन जाए, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, उसके मित्रों को बुला करके उसको बताने की कोशिश करते हैं। उस समय हम बातचीत का रिश्ता कायम करना चाहते हैं। भारत माँ का बेटा बेटी अगर कोई गलती कर दे तो उसे बंदूक चला करके उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं। ये कौन सी नैतिकता है? लेकिन चार्जशीट लगी नहीं। मुझे नहीं मालूम क्या चार्जशीट लगने वाली है। उससे पहले ही त्यागपत्र की मांग करना कौन सी नैतिकता है? यदि वो राजनीति नहीं है तो ये कोई संसदीय मर्यादा के अंदर ये बात नहीं आती। एक सरकारी अधिकारी बयान देता है अखबारों में कि चार्जशीट लगाने वाले हैं। किसी को चार्जशीट मालूम हो तो मैं नहीं जानता, मैं उस चार्जशीट के बारे में जानता नहीं हूं अध्यक्ष महोदय। आज सीबीआई के लोग अगर खुलेआम टेलीविजन पर इंटरव्यू दे रहे हैं, मैंने पटना में कह दिया तो कहा गया कि लालू यादव को बचाने के लिए मैं कह रहा हूं, मर्यादा अगर नहीं रहेगी अध्यक्ष महोदय, जांच करने वाली एजेंसियों की मर्यादा नहीं रहेगी, संसद में बात करने वालों की, तो अपराध हम मिटा नहीं सकते। मुझे एक हमारे मित्र ने, जूरिस्ट हैं, न्याय के बड़े प्रवक्ता हैं, उन्होंने लिखा कि आप अपराधी की मदद क्यों करते हैं? मैंने कहा मैं अपराधी की मदद नहीं करता हूं। मेरा विश्वास है अपराधी जन्म लेता है मरने के लिए, अपराधी जिंदा नहीं रह सकता, वो तो स्वयं से मर जाता है। लेकिन अपराध मिटाने के नाम पर जब जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनके हाथों में कानून का डंडा है, अगर वो सीमा को पार कर जाते हैं तो वो लोग समाज को अंधेरे में हमेशा के लिए ढकेल देते हैं। क्या 3-4 दिन हम इंतजार नहीं कर सकते थे? क्या चार्जशीट की इंतजार करने में कोई आसमान टूट रहा था? क्या सारी राजनीतिक नैतिकता का ह्रास केवल 4 दिनों में हो जाता था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या क्या अध्यक्ष महोदय आपसे, कौन सी संसदीय परंपरा है कि एक सीबीआई का डायरेक्टर किसी के खिलाफ राय जाहिर करे कि वो चार्जशीट लगाना चाहता है, तो हम सब लोग खड़े होकर के ये कहने लगे आज तुम इस्तीफा दो, नहीं तो सारी राजनीति की मर्यादा टूट जाती। मैं किसी का न समर्थन कर रहा हूं, न मैं किसी के अपराधी को संरक्षण दे रहा हूं, लेकिन मैं जरूर ये कह रहा हूं कि मैं इस संसद की मर्यादा को संरक्षण देना अपना कर्तव्य समझता हूं। मैं व्यक्ति के संरक्षण के बारे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, और मैं ये भी मानता हूं, इससे आगे जाके मैं कहना चाहूंगा, इस राष्ट्र की कुछ मर्यादा है। अपने से बड़े जो उसने देश की सेवा की है, जब तक वो अपराधी नहीं साबित हो जाता है, और अगर अपराधी साबित भी हो तो उसकी मर्यादा और सम्मान के विरुद्ध मैं एक बात कहना अपने लिए अपमान, अपने लिए घृणित मानता हूं। ये मेरी मान्यता है। शायद भारतीय संस्कृति के प्रणेता लोगों की दूसरी मान्यताएं होगी। हमारी संस्कृति में यही बात है कि जब तक अपराधी वो सिद्ध नहीं है, मैं उसको अपराधी कह करके अपने को कलंकित करने का काम नहीं करूंगा। क्षमा करेंगे अध्यक्ष महोदय, आज की बहस सारी संसदीय परंपराओं के विपरीत है, हमारी मान्यताओं के विपरीत है, मानव मर्यादा के अनुकूल नहीं। नीतीश जी बैठिए, नीतीश जी बैठिए। हमेशा भ्रष्ट आदमी अब आगे करो। हाउस में बंदूक चलाने के लिए तब कहा था कि अगर कोई शांति भंग करे तो उस समय आप चुप होकर के मत बैठिए, बंदूक चलाइए। मैं केवल लोढ़ा साहब की एक बात का जवाब देना चाहता हूं। जिस समय अडवाणी जी गिरफ्तार हुए थे, मैं अकेला आदमी था, जैसे मैं कहा था कि अडवाणी जी को गिरफ्तार करना अनुचित है, न्याय के खिलाफ है, और मैंने सार्वजनिक बयान दिया था और अडवाणी जी के घर जाके कहा था। अंतुले जी, आपको शायद वो दिन याद होगा, जब आप पर आरोप लगा था तो कांग्रेस का कोई सदस्य आपके घर जाने की हिम्मत नहीं करता था, अकेले चंद्रशेखर आपके घर गए थे। आपको अधिक याद होगा, इस सदन में जब हवाला कांड चला तो मैंने अखबारों को कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता कि अडवाणी और माधवराव सिंधिया कोई हवाला का रुपया लिए होंगे। अखबारों में उसकी भी आलोचना हुई, कहा गया कि मैं संकट मोचन हूं। जब
श्रीमान कल्पनाथ राय जी को टाडा के अंदर बंद किया गया। मैं उनको विद्यार्थी जीवन से जानता हूं। मेरे घर से 3 किलोमीटर के दूर पर उनका घर है। उनके परिवार के लोगों को जानता हूं। मैं जब जेल में उनसे मिलने गया, मेरे ऊपर फप्तियां कसी गईं। कल्पनाथ राय जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि जिसने इनको जेल भेजा उसको प्रारंभिक ज्ञान भी कानून का नहीं था। कल्पनाथ राय के बारे में इसी सदन में जब मैंने कहा उनको अपराधी क्यों मानते हो, सोमनाथ जी लिफ्ट के ही एक नेता जो बदकिस्मती से आज सदन में नहीं है, हमसे उलझ पड़े थे। हमने कहा था जब तक कानून नहीं कहता तब तक आप अपराधी क्यों कहते हो। हमसे बिगड़ गए थे। हमको भी अपराधी बनाने की उन्होंने कोशिश की थी, अपराधी बना नहीं पाए हैं, ये दूसरी बात। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहूँगा, जहाँ पटना में संयम की जरूरत है वहीं दिल्ली में भी संयम की जरूरत है। दिल्ली में संयम नहीं रहेगा और पटना में संयम का हम उपदेश देंगे तो हमारे उपदेश का कोई असर नहीं होगा।